जय हिंद दोस्तों, पीसीएस मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हमने जो इंडियन पॉलिटी की जो लेक्चर सीरीज शुरू की है उसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पार्ट 1 का पहला चैप्टर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसको पढ़ते हैं। पहला चैप्टर है ये। यहाँ से भी क्वेश्चन पीसीएस प्री में आते हैं, मेंस या ऑप्शनल में नहीं आते, तो उसी हिसाब से इसको पढ़ेंगे हम। तो जो भी आज का हमारा जो संविधान है, जो 1946-47 में बनना शुरू हुआ, 1946 में बनना शुरू हुआ, आज जो हमारे पास संविधान है वो, इससे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब होता है इससे पहले संविधान की क्या व्यवस्थाएं थी हमारे देश में, वो पढ़ना है हमें इस लेक्चर में। तो मैं शुरुआत से शुरू करता हूं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई 1602 ईस्वी में, तब भारत में ऐसी कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, कोई लिखा पढ़ी या कोई दस्तावेज नहीं थे जो शासन के लिए यूज किए जाते हों। तब केवल राजशाही थी, राजतंत्र था भारत में। तो पहली बार 1602 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो ब्रिटेन से आई थी। तो ब्रिटेन में क्या था कि जो वहाँ की महारानी एलिजाबेथ थी, उस एलिजाबेथ ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर दिया था। एक चार्टर दिया। चार्टर होता है एक अधिकार पत्र। महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, एक अधिकार पत्र दिया भारत में व्यापार करने का। और उसे लेके ये हमारे देश आई, भारत आई। और भारत आने के बाद ये मुख्य रूप से 1757 तक, जब तक प्लासी का युद्ध होगा, 1757 में, और एक बक्सर का युद्ध होगा 1764 में। प्लासी के युद्ध में इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को हरा दिया। और उसके बाद बक्सर के युद्ध में इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के साथ साथ मुगलों को भी हरा दिया। उस समय जब ये कंपनी भारत में आई थी, जब व्यापार करती थी, तो उस समय मुगलों का शासन था। तो इन दो युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों को हरा दिया फाइनली। यहाँ तक तो इन्होंने 1602 ईस्वी से लेकर 1764 तक तो इन्होंने क्या किया, केवल विशुद्ध रूप से व्यापार करते थे ये लोग। 1765 ईस्वी में इनको क्या हुआ, भारत में जो बंगाल है वो एक समृद्ध प्रांत था। उस बंगाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों प्रांतों की 1765 ईस्वी में इन तीनों प्रांतों का उसको क्या मिल गया, दीवानी अधिकार। दीवानी अधिकार का मतलब ये हुआ, वहां पर दीवानी मामले सुनेंगे ये और राजस्व कलेक्ट करेंगे इन तीनों प्रांतों में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। तो पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियां व्यापारिक मामलों से उठकर प्रशासनिक और राजनीतिक हो गई 1765 ईस्वी में, है ना। जब ये जो एक जो व्यापारिक कंपनी थी, जब वो अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाती गई, यहाँ पर ये जो युद्ध हुए, मतलब राजनीतिक इन्होंने हस्तक्षेप किया, प्रशासनिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया, तो 1765 में सफल भी हो गए, इनको दीवानी अधिकार मिल गए 1765 में। यहाँ पर ये रेवेन्यू कलेक्ट करने लग गए, मतलब व्यापार से एक कदम आगे बढ़ गए। तो ब्रिटेन ने सोचा कि क्यों अब इनको रेगुलेट किया जाए, क्योंकि इनको रेगुलेट नहीं करेंगे तो हो सकता है कल ये हमारे ऊपर उल्टा मतलब दांव खेल दें। तो पहली बार ब्रिटेन में क्या होती थी, संसद होती थी उस समय। तो ब्रिटेन ने पहली बार 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट भेजा। ब्रिटेन ने पहली बार एक लिखित में दस्तावेज भेजा, रेगुलेटिंग एक्ट भेजा, इस कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए। भारत में 1773 ईस्वी से पहले कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं था। पूर्ण रूप से राजशाही थी, जो राजा ने बोल दिया वही चलता था, जो मुगलों ने बोल दिया वही था, कुछ भी लिखित डॉक्यूमेंट नहीं था।
पहली बार ब्रिटेन की संसद से 1773 ईस्वी में एक रिटन डॉक्यूमेंट आया, वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1833 का मुख्य रूप से 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1853 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये सारे एक्ट आए 1857 के विद्रोह से पहले। ये चार्टर एक्ट थे, मतलब अब अभी तक इसमें 1773 से लेके या 1702 से लेके यहाँ तक क्या था, कंपनी का शासन था। कंपनी का शासन था कब तक, जब तक वो युद्ध नहीं होगा, रिवोल्ट नहीं होगा, 1857 का विद्रोह नहीं होगा, जब तक क्या होते थे कि इनका जो शासित क्षेत्र था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो काफ़ी सीमित था। तो छोटे छोटे एक्टों से हम उनकी गतिविधियों को कंट्रोल कर सकते थे, ब्रिटेन उनकी गतिविधियों को कंट्रोल कर सकता था। तो उसने 4 चार्टर एक्ट आए पहले तो, 1773 का चार्टर एक्ट, 1784 का चार्टर एक्ट, 1833 का, 1853। 1858 में क्या हुआ, ये विद्रोह हो गया। 1857 का विद्रोह हुआ और उसके बाद क्या हुआ, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया और ये ब्रिटेन का शासन शुरू हुआ। तो ब्रिटेन की जो महारानी थी, इसे बोलते हैं ताज का शासन। ताज मतलब वहां की जो महारानी है वो शासन करेगी। और उनका क्षेत्र, उनका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्षेत्र था वो लगातार विस्तार होता रहा। उसकी जो गतिविधियां थी वो व्यापारिक से वाणिज्य से राजनीतिक हो गई और प्रशासनिक हो गई। तो एक्ट भी बड़े होते गए और 1858 का एक्ट आया पहले, इनको एक्ट बोलते हैं, अधिनियम। फिर 1919 का मार्ले मिंटो, फिर 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम और फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब इसका कार्यक्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना ज़्यादा विकसित हो गया कि इसको चलाने के लिए लगभग एक संविधान की आवश्यकता थी। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वो लगभग एक मिनी संविधान था। और फिर भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके लिए 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। उसके बाद यहाँ से प्रक्रिया शुरू हुई भारत का संविधान बनने की। तो मेरा कहने का मतलब ये है, भारत के संविधान में जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय है या जो भी व्यवस्थाएं हैं, संसद है, वो ऐसा नहीं कि एक साथ डेवलप हो गई थी। उनका विकास लगभग 1773 से होना शुरू हो गया था। इन संस्थाओं का या ये जो व्यवस्था है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसका विकास 1773 से शुरू हुआ। तो भारत में संवैधानिक ढांचे का विकास या संवैधानिक विकास हुआ 1773 के एक्ट से। 1773 के एक्ट से पहले ये छोटे छोटे एक्ट आए और फिर जैसे जैसे कंपनी का विस्तार होता गया ये एक्ट भी बढ़ते गए, एक बड़े शासन अधिनियम का रूप लेने लगे। और तो 1947 तक ये एक्ट काम करते रहे, लेकिन 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो फिर संविधान सभा बनी, उन्होंने हमारा संविधान बनाया, वो आज वर्तमान में मौजूद है। तो कुल मिला के ये जो संविधान है 1947 के बाद का, इस संविधान के कहीं ना कहीं यहाँ से इसकी नींव यहाँ से पड़ी। तो इनको 2 टर्म में पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ेंगे कंपनी का शासन। कंपनी का शासन खत्म होने के बाद उसको ताज का शासन शुरू हुआ, ब्रिटेन का शासन शुरू हुआ। इनको 2 वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे ये वाले 4 एक्ट। तो 4 एक्ट पहले पढ़ते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784, 1833, 1853 का एक्ट। तो 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक वाणिज्यिक कंपनी से आगे बढ़कर एक राजनीतिक संस्था हो गई थी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा क्या किया गया, ये क्वेश्चन आते हैं क्या प्रावधान किए गए। तो पूरा इसको एक्ट नहीं पढ़ते, पूरा एक्ट तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। जो क्वेश्चन या जो टॉपिक, जो पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हीं को इसमें डिस्कशन करेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा पहला काम यह किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर था, उसको बोलने लगे बंगाल का गवर्नर जनरल। पहला काम तो ये हुआ, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगे। एक्चुअली उस समय क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की
एक तो बम्बई प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी और बंगाल प्रेसिडेंसी थी। बंगाल एक समृद्ध राज्य था उस समय, तो बंगाल का जो गवर्नर था उसके हाथ में शक्तियां बढ़ती गईं और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। और जो प्रेसिडेंसी थी, यहाँ के जो गवर्नर थे, उनकी कुछ शक्तियाँ किसको दी गई? बंगाल के गवर्नर जनरल को। तो इससे कहते हैं कि क्या हुआ, इससे केंद्रीकरण शुरू हुआ। केंद्रीकरण का मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि शक्तियों का एक हाथ में केंद्रित होना, है ना। तो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, कहीं ना कहीं इसने जो मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी थी उनकी शक्तियां बंगाल के जो गवर्नर था उसके हाथ में दे दी। इसलिए कहते हैं कि ये पहला एक्ट था जिसने बंगाल के गवर्नर को, मतलब केंद्रीकरण हुआ, जिससे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। और पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, है ना। इसी एक्ट के द्वारा 1773 ईस्वी में 73-74 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अगला काम था इसी एक्ट के द्वारा क्या हुआ, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। इसको बोलते हैं नियंत्रक बोर्ड, जो कंपनी के सभी गतिविधियों को ब्रिटिश संसद को अवगत कराता था। तो ये एक्ट, और क्या किया गया इस एक्ट के द्वारा? इस एक्ट के द्वारा एक तो जो व्यक्तिगत व्यापार हैं और रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। ये सारे एक्ट क्वेश्चन आते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत कहा गया? 1773। कब ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी? कब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नियंत्रक बोर्ड बढ़ा? ये सब 1773 के एक्ट के तहत हुआ, है ना। इसके बाद जो दूसरा एक्ट आया वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, इसके द्वारा क्या प्रावधान किए गए? इसके द्वारा पहला प्रावधान ये किया गया कि इस कंपनी के जो कार्य थे उसको दो श्रेणी में बांट दिया गया। एक तो व्यापारिक कार्य, एक राजनीतिक कार्य। व्यापारिक कार्यों के लिए इसको क्या, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को काम दे दिया कि आप इनकी सुपरविजन आप करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और जो राजनीतिक काम थे उनके लिए बना दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको बोलते हैं नियंत्रक बोर्ड। ये क्या काम करेगा? राजनीतिक मामले ये देखेगा। तो पहली बात बोलते हैं डायरकी शुरू हुई, मतलब द्वैध शासन शुरू हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैध शासन शुरू हुआ, मतलब दो ऐसी कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिनका ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल है। तो इससे कहते हैं द्वैध शासन है ये, है ना। अगला इसी एक्ट के द्वारा ये काम किया गया कि जो कंपनी शासित क्षेत्र था उसको बोला गया ब्रिटिश शासित क्षेत्र, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया इसे, है ना। तो ये तीन काम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा हुए। एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, ये द्वैध शासन की शुरुआत हुई, और कंपनी के जो शासित क्षेत्र था उसको बोला जाने लगा ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। अगला जो एक्ट है वो था 1833 का एक्ट। इस एक्ट के द्वारा, इस का चार्टर एक्ट, इस चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। भारत का गवर्नर जनरल का मतलब होता है कि उसकी शक्तियां लगातार बढ़ती गईं। जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और मुंबई प्रेसिडेंसी थी उसकी शक्तियों में कमी करते गए, उनकी शक्तियों को ट्रांसफर करते गए बंगाल के गवर्नर को। तो बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, और पहला भारत का गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग पहले भारत के गवर्नर जनरल थे, है ना। इसी एक्ट के द्वारा 1833 के एक्ट के द्वारा पहली बार जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं IAS, उनके लिए खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया। लेकिन इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध कर दिया तो उसको विड्रॉ करना पड़ा, है ना। तो आप ये ध्यान रखेंगे इस एक्ट में। अगला एक्ट देखेंगे आप तो 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, एक्चुअली यहाँ पर जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, बंगाल के गवर्नर को, तो यहाँ पर इसकी 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी, कार्यकारी परिषद।
ये परिषद का विकास धीमे धीमे होगा ना, ये गवर्नर का, तो ये एक मिनी संसद के रूप में आएगी और फाइनली यही संसद बनेगी, है ना। तो 1853 के एक्ट के द्वारा इसमें कुछ सदस्यों को बढ़ा गया और इसके सदस्यों को बोलते थे विधान पार्षद। तो इस पूरी ये जो कार्यकारी परिषद थी इसको बोलने लगे केंद्रीय विधान परिषद। बाद में जब भी लोग कांग्रेस के लोग विरोध करते थे तो इसी विधान परिषद में जो भारत के गवर्नर जनरल या भारत के गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी, उस काउंसिल में क्या करते थे, भारतीयों को प्रतिनिधित्व दे देते थे, भारतीयों को लॉलीपॉप दे देते थे। पहले इसमें प्रतिनिधित्व देने लगे तो उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, गैर सरकारी सदस्य के रूप में थे वो, ज़्यादा उनके हाथ में कोई पावर नहीं थी। तो ये जो केंद्रीय विधान परिषद है ये फाइनली एक मिनी संसद के रूप में काम करेगी बाद में भारत में। तो केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण हुआ 1853 में। 1854 में एक मैकाले आयोग बनेगा। इसका काम था आईएएस की परीक्षाओं में उसके मतलब कैसे हो क्या हो उसका मैकाले आयोग, उसके लिए 1854 में एक मैकाले आयोग बनेगा और धीमे धीमे इस केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को इसी एक्ट के तहत भारतीयों का प्रतिनिधित्व शुरू कर दिया, भारतीयों को शामिल करना शुरू कर दिया। तो आप इसमें से ये 4 एक्ट हैं, इसमें से जरूरी चीज़ें इतनी थीं, आप इनको याद रखें। किस एक्ट के द्वारा न्यूनतम बोर्ड बने, किस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। कुल मिला के बात यह है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसके हाथ में पहली बार 1773 में ज़्यादा पावर आई, 1833 में और ज़्यादा आ गई क्योंकि वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया। सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ, बाद में ये डिसेंट्रलाइजेशन भी होगा, राज्यों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, प्रांतों को प्रतिनिधित्व बनेगा। आगे के जो 4-5 एक्ट हैं उनको बाद में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।